हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 के बारे में, विच इज़ टिश्यूज़। तो अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की कि दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात कर ली और आज एनिमल टिश्यू का भी आखिरी लेक्चर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड विच इज़ अबाउट मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो स्टार्टिंग विद मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू, अब हम टिश्यू में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि ये किससे मिलके बना है। ऑब्वियसली हर टिश्यू सेल से बना होता है, पर किस तरह के सेल से ये मस्कुलर टिश्यू बना हुआ है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इलोंगेटेड मतलब वो लंबे होंगे, यानी कि उनकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी उनकी विड्थ से, ठीक है। इलोंगेटेड यानी कि लंबे, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स होते हैं। अब ये सेल स्पेशल कैसे हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या काम करता है? ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये लोग अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ। तो मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर यानी कि मसल्स, हमको पता है हमारे मसल्स का क्या काम होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। क्योंकि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर मसल्स प्रोवाइड होती हैं। तो हम कैसे हिलते हैं, हमारे लिम्स में हर जगह मसल्स होती हैं, राइट। ये तो सबको पता होगा। तो मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउइंग मूवमेंट, और वो कई तरीके का मूवमेंट हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये मूवमेंट कर कैसे पाती हैं? बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रोटीन विच इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो अब हमने इसके फंक्शन के बारे में भी जान लिया, विच इज़ टू अलाउ मूवमेंट या फिर टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इज वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, या फिर इसको और भी कहते हैं कुछ, जिस नोन एज स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वॉलेंट्री, स्ट्राइटेड, इन सबसे क्या मतलब है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है इनवॉलेंट्री, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू या अनस्ट्रेटेड, स्ट्राइटेड, व्हाटएवर, ठीक है। थर्ड आता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स या मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइटेड मसल्स, सेकेंड आता है इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स, फिर आता है कार्डियक मसल्स। तो ये 3 इसके टाइप्स हैं। हमको तो पता है हम टाइप्स कैसे पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट करके, जिससे हमको डिफ्रेंशिएट भी याद हो जाए और पॉइंट्स भी ना भूलें हम लोग, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में। तो इस डिफरेंस में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो है नेचर, स्ट्रक्चर और लोकेशन। तो नेचर में हम लोग एक्चुअली बात करते हैं कि क्या हम इसे अपने विल पे कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। तो वॉलेंट्री, स्केलेटल, स्ट्राइटेड, ये किसी भी टर्म्स में पूछ सकते हैं। तो ये तीनों टर्म आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे स्मूथ, इनवॉलेंट्री और अनस्ट्राइटेड, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। पर तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए और पता होना चाहिए कि किस में कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्राइटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री, इसमें क्या होता है, इनका नेचर ये है दैट दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय योर विल। यानी कि अगर मैं ये हाथ अगर इस तरह से हिला पा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में ऐसी मसल्स हैं जिनको मैं अपने विल के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने इच्छा अनुसार मैं उसको हिला सकती हूँ, ठीक है, कंट्रोल कर सकती हूँ। तो वो आती हैं वॉलेंटरी या स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल में। तो इसका नेचर क्या हुआ, दैट दे
कैन बी कंट्रोल्ड बाय विल। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं ये, क्योंकि इनको आप अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल में कोई मसल अगर मूव कर रही है तो क्या आप उसको अपने विल के अकॉर्डिंग रोक सकते हो कि तुम भाई ये काम मत करो? दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, दे कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर विल। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से ही वो अपना वो काम कर पाती है। तो वॉलंटरी या फिर स्ट्राइटेड में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है उन सेल्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, दे आर लॉन्ग, वो हमने पहले भी बात कर ली। इन अ जनरल हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू में पता किया था कि जो सेल्स होते हैं दे आर इलोंगेटेड। ठीक है, तो दे आर लॉन्ग प्लस दे आर अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड यानी कि जो सेल्स हैं उनके बीच में किसी तरह का ब्रांचिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर लॉन्ग, दे आर अनब्रांच्ड, दे आर सिलिंड्रिकल इन नेचर। सिलिंड्रिकल, अब इसका क्या मतलब होता है? सिलिंड्रिकल यानी कि घर में जैसे जहाँ पर मम्मी खाना बनाती है तो सिलेंडर देखा है वो कैसे होता है, वो कुछ इस शेप में होता है ना, ऐसे करके इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, एक सेल स्ट्राइटेड मसल का इस टाइप से इस शेप में मिलेगा। ठीक है, तो ये है सिलिंड्रिकल। सो दे आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड सिलिंड्रिकल। प्लस इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट दे आर स्ट्रिप्ड। अब स्ट्रिप से क्या मतलब, क्या होता है जब हम लोग स्टेन करते हैं किसी सेल को। स्टेन का मतलब कि अगर हम लोगों ने स्लाइड में कोई टिश्यू लिया, फिर हम उसमें अलग अलग इंक्स डालते हैं। ठीक है, उन इंक्स पे जो रिएक्शन होता है सेल का, सेल के ऊपर उनका जो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से सेल जो है वो कलर चेंज कर देता है। तो इस केस में यानी कि स्ट्राइटेड के केस में क्या होता है, जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, तो जब हम इसको वो करते हैं, स्टेन करते हैं, तो हमें से धारियाँ दिखती हैं डार्क कलर की, यानी कि पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो एक कलर से जो है स्टेन हो जाएगा, पर इसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स होंगी। तो इसीलिए इनको स्ट्राइटेड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स जो हैं वो आ जाती हैं जब हम इनको स्टेन करते हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है, और इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी है अनस्ट्राइटेड मसल्स के, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मसल जो है वो स्मूथ है या फिर कौन सा स्ट्राइटेड है, तो हम स्टेन करके देखते हैं, और स्टेन करके देखने से ही पता चलता है कि वो स्ट्राइटेड है कि अनस्ट्राइटेड है। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग स्ट्राइटेड के स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं अनस्ट्राइटेड के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके कॉमन फीचर में पढ़ लिया दैट दे आर लॉन्ग, तो ये भी लॉन्ग होते हैं। सेकंड, इनके में होता है कि ये जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप। ठीक है, अब स्पिंडल शेप क्या होता है? स्पिंडल शेप यानी कि ये कोने से पतला होगा, यानी कि अगर ये ऐसे ना, तो ये कोने से पतला होगा, बीच में से मोटा होगा, फिर कोने से पतला होगा। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कोने से वो होगा पतला, बीच में से मोटा होगा, उसको कहते हैं स्पिंडल शेप। ठीक है, शेप पता चल गई। फिर जैसे मैंने बता दिया कि क्योंकि ये अनस्ट्राइटेड है, तो जब हम इसे स्टेन करेंगे तो इसमें स्ट्रिप्स नहीं आएंगी। ठीक है, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, जबकि स्केलेटल में दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप ये पॉइंट चाहो तो स्ट्रक्चर के साथ याद भी कर सकते हो, चाहो तो इसको अलग पॉइंट के लिए
की तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। अगर इसको आप अलग से भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्ट्राइडेड क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और अनस्ट्राइडेड क्या होता है, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब लोकेशन कि ये मिलते कहाँ हैं, ठीक है। तो स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो हर जगह होंगी जहाँ पे हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिम्स हो गए जहाँ पर आप वॉलेंट्री मूवमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप लिम्स लिख सकते हो। देन इसका भी एग्जांपल मैंने दे दिया कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल तो मैंने लिख लिया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हार्ट भी तो आ सकता है, क्योंकि हार्ट में भी मसल्स होती हैं और उसकी मसल्स भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के विल के अकॉर्डिंग, तो क्यों नहीं हम यहाँ पर हार्ट भी लिख देते हैं। लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो इन दोनों टाइप से डिफरेंट होती हैं, और इसीलिए हमने उसको अलग से कैटेगरी बना के रखा है, विच इज़ कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो अब उसको जानते हैं कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो कैसी होती हैं। तो कार्डियक मसल्स, पहले तो इनको अलग से डिवाइड करने का रीज़न बेसिकली यही है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। क्योंकि ये मसल हैं तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लॉन्ग तो होंगे ही, ठीक है। इनवॉलेंट्री जो है, जहाँ पर जो कुछ लोग सोचेंगे कि ये इनवॉलेंट्री में क्यों नहीं है, तो मैं बता दूं कि इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं, जबकि कार्डियक मसल जो हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं, ठीक है। प्लस they are also uninucleated and they are unbranched like skeletal muscles. They are unbranched, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसकी भी हैं, स्केलेटल मसल की भी हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक स्मूथ मसल्स की भी हैं। तो इसीलिए इनकी एक थर्ड कैटेगरी बना दी कि कार्डियक मसल्स क्या होंगी, ये इनकी अलग से कैटेगरी है कि ये लॉन्ग होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं। देन क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होती हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर सिलिंड्रिकल भी हैं, इनवॉलेंट्री भी हैं, तो इसमें कैसे डाल दें, तो इसीलिए इनकी अलग कैटेगरी बनाई, क्योंकि ये लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हार्ट में। तो इसीलिए इनकी थर्ड अलग से कैटेगरी बनाई गई और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और ये मिलती है हार्ट में। सो दिस वाज अबाउट मस्कुलर टिश्यू। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू जो होता है ये मिल के बनाता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को। तो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है बना होता है इस नर्वस टिश्यू से। पर ये नर्वस टिश्यू किससे बना होता है, इनके सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है, या फिर नर्व सेल। तो ये जो न्यूरॉन होता है ये जुड़ जुड़ के फिर बनाते हैं नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू फिर फर्दर बनाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो हम सबको पता है कि नर्व्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। तो इसके फंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दो टर्म्स के बारे में, जो है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। अब ये क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी फिज़िकल या केमिकल किसी भी चीज़ में, किसी फिज़िकल मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का डिटेक्टेबल चेंज जो होता है उसे कहते हैं स्टिमुलस। डिटेक्टेबल मतलब हमारे सेंसेस अगर उसे डिटेक्ट कर पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, तो वो होता है स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या हुआ, एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, जो भी चेंज, जो भी डिटेक्टेबल चेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, हमने स्टिमुलस जो है एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद
उसके वजह से हम लोग जो रिस्पॉन्स, हम लोग जो उसकी वजह से एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। अब इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई भी गर्म चीज़ है, गर्म खाने या कोई भी गर्म चीज़ है, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर हाथ रख देती हूँ, मुझे बहुत गर्म लगता है, ठीक है, उसकी जो हीट है वो मेरे हाथ पे आएगी और वहाँ से मेरे हाथ से सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन तक कि ये जो चीज़ है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है और वो मेरे हाथ के लिए सूटेबल नहीं है, मेरा हाथ जल सकता है। तो तुरंत जो है मैं क्या करूँगी, अपना हाथ हटा लूँगी, तो वो होगा मेरा रिस्पॉन्स। और वो जो हीटेड ऑब्जेक्ट जिसको मैंने छुआ और जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हुई उसको कहते हैं स्टिमुलस। वो हीट मेनली क्या है, वो मेनली स्टिमुलस है, और मैंने अपना हाथ हटा लिया, वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस जैसे हम रिसीव करते हैं तो न्यूरॉन्स के थ्रू वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में पूरी की पूरी बॉडी से होते हुए जाता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाता है। यूजुअली ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे सबको पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड काम करती है। तो वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वो कहेगा कि अरे हाथ हटा लो, तो मैं हाथ हटा लूँगी, तो वो हो गया मेरा रिस्पॉन्स। तो ये होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, और ये काम कौन करते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, और क्योंकि मैंने हाथ हटाया, मैंने क्या यूज़ किया, मैंने मसल्स यूज़ की, तो न्यूरॉन और मसल्स जो है साइड बाय साइड एक साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता रहे। ठीक है, तो न्यूरॉन और मसल्स साथ में काम करते हैं। देन इस न्यूरॉन का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके का कुछ न्यूरॉन दिखता है। अब ये न्यूरॉन जो है वो 1 मीटर तक भी हो सकता है लेंथ में, अराउंड 1 मीटर, क्योंकि अब खुद ही सोचो, तार जितनी लंबी होगी उतनी ही दूर तक वो अपना सिग्नल पहुंचा पाएगी। तो फिर न्यूरॉन अगर लंबा होगा उतनी ही तेज़ी से जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके आगे जो दूसरा न्यूरॉन होगा, अब इस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जो सिग्नल है उसको जंप करना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ सेकंड्स का लैग आता है। तो जितना लंबा जो है न्यूरॉन होगा उतना ही एफिशिएंट जो है सिग्नल का ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स भी हमारे बॉडी में है। अगर कोई पूछे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, वो है न्यूरॉन। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो न्यूरॉन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 पार्ट्स, द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस की वजह से ही जो पूरा का पूरा सेल है वो फंक्शन कर पाता है। ये तुमको पता है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। फिर हर सेल की तरह इसमें भी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इन दोनों की बात हो गई। फिर डेंड्राइट्स, ये एक नया टर्म है। तो डेंड्राइट्स आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो सेल बॉडी से निकलते हैं। अब खुद ही इमेजिन करो कि ये एक न्यूरॉन है, इसके आगे पीछे भी तो न्यूरॉन होंगे, तो इस साइड का जो न्यूरॉन है वो कनेक्टेड होगा इस पर्टिकुलर न्यूरॉन से थ्रू इस डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये न्यूरॉन इसके पिछले न्यूरॉन से जुड़ा होगा इस डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास होता है। तो ये जो जा रही है ये बेसिकली एक्सॉन है। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन है इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए इसके ऊपर होती है माइलिन शीथ। इंसुलेशन किस लिए, देखो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन जो है चढ़ाते हैं। वो क्यों चढ़ाते हैं, ताकि करंट जो है वो बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए एक्सॉन से जो मैसेज जा रहा है वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए या उसमें कोई हिंड्रेंस ना आ जाए, इसीलिए माइलिन शीथ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ताकि जो सिग्नल है वो बहुत तेज़ी से जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जा पाए। फिर उसके बाद आती है एक्सॉन एंडिंग, यानी कि ये एक्सॉन यहाँ पर एंड हो गया, और ये है साइनेप्टिक नॉब। अब ये क्या होता है, यहाँ पे होते हैं न्यूरोकेमिकल्स। ये न्यूरोकेमिकल्स क्या है, यहाँ पे सिग्नल को लेते हैं और फिर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं अगले न्यूरॉन पे। ठीक है, तो इनका यही काम होता है। अब यहाँ पे ये एंड हो गया, आगे क्या होगा खुद ही सोचिए, आगे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, और ये न्यूरॉन अगला न्यूरॉन
इसके एक्सॉन एंडिंग या सिनेप्टिक नर्व से और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जो है वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा नर्व टिश्यू बनाएंगे और ये जो आप देख रहे हैं वो एक न्यूरॉन है, यानी कि एक नर्व सेल है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।